आएगी उसमें ज़ाहिर है बलूचिस्तान से आपको पता है अमूमन ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में वेव दाखिल होती है या अफ़गानिस्तान के रास्ते से तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर तक फैलती है। तो हुँ। मेरे ख़्याल में कोई 22 से लेके 24-25 ये जो 3-4 दिन होंगे उसमें इस्लामाबाद में भी इम्कान होगा बारिश का और हो सकता है कि वो ट्रफ उसकी जो सिस्टम एक वेव स्वीप करती हुई निकलती है तो उसकी एक्सटेंशन एक इम्कान है कि लाहौर तक पे भी आए और वहाँ भी बारिश हो जाए। कराची में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं लग रहा। ठीक है। तो आप लाहौर और इस्लामाबाद में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जी। ड्राइनेस हम फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त वेदर के अंदर, ये हो सकता है कि कुछ मॉइस्चर इस आबो-हवा के अंदर थोड़ा-सा बढ़ जाए, क्योंकि ड्राइनेस की वज़ह से आपको पता है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, देखिए वो ज़ाहिर है कि जब तक ये कोल्ड एयर प्रिवेल कर रही है ना पूरे मुल्क के ऊपर यानी साइबेरिया के ऊपर जो हाई प्रेशर बनता है तो उसके नतीजे में हुँ, कोल्ड एयर ड्राई कंटिनेंटल एयर तो तब तक तो ये ड्राई उसका नाम से ही ज़ाहिर है ड्राई हुँ, कंटिनेंटल एयर है। हुँ। तो ड्राइनेस ही रहेगी जब तक कि वो वेव जो वेस्ट से आने वाली बारिश का बायस बनने वाली वेव है वो नहीं आती तो उससे ड्राइनेस कुछ कम होगी 20 के बाद ही जाकर। ठीक है, और ये धुंधें जो इस वक़्त चल रही हैं, वो कब तक रह सकती हैं? धुंध भी बिल्कुल तब तक रहेगी जब तक कि देखिए कोई बादल नहीं आ जाते या बादल के बाद फिर बारिश-वारिश का सिलसिला नहीं शुरू हो जाता। तो मेरे ख़्याल में वही जो वेव इंटर होगी तो 20 या 22 तक किसी तरह से धुंध की कैफ़ियत रहेगी। शदीद धुंध जैसे रात में हो जाती है, हुँ, ख़ासकर मोटरवे के आस-पास जो वेजिटेटिव एरिया है वहाँ पर ज़्यादा इसका होता है, थिकनेस होती है सही। फॉग की। तो ये कंडीशन प्रिवेल करेगी तब तक कि जब तक कि कोई बाकायदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम नहीं आ जाता। ठीक है, थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब हमारे थैंक साथ मौजूद थे। हमेशा भी हम उनको बुलाते हैं, हमें अपडेट करने के लिए, थोड़ा-सा बताने के लिए मौसम के बारे में थोड़ी पेश गोई भी कर देते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। बहरहाल जी, लुब्बे लुबाब ये कि अभी आपने गर्म कपड़े रखने नहीं है। 20 जनवरी के बाद एक नई लहर जो है ना सर्दी की, वो आ सकती है, क्योंकि जब भी थोड़ी सी सर्दी कम होती है ना, हमारी कोशिश होती है कि चलो भाई कपड़े जो है ना गर्म रखें और दूसरे कपड़े निकाल लें, लेकिन अभी आपने रखने नहीं है कंबल वगैरह उठाकर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद हम कुछ सियासत की भी बात करेंगे, आपकी सेहत की भी बात करेंगे। आपको पता है, यू नो द ड्रिल। एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अब इस सेगमेंट में हम कुछ बात कर लेते हैं सियासत के बारे में। आपको पता है सियासत के बगैर तो अधूरी होती है हमारी सुबह भी, हमारी शाम भी। सुबह के वक्त भी हम टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त सियासत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और जिस पे लोग जो है ना बहुत कंसर्न भी हैं कि पता नहीं होने क्या वाला है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियाँ जो है ना, अब उनका तीसरा सेशन होने वाला है, तीसरी मरतबा वो बैठने वाली हैं और 16 जनवरी की तारीख सामने आई है। ये बातचीत का तीसरा दौर होगा और स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत ये जो है ना सेशन होने वाला है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और ज़रा ये बता रहे हैं कि पीटीआई तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। आपको पता है इससे पहले पीटीआई की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा कि हम चार्टर ऑफ डिमांड जो है ना वो तहरीरी तौर पर पेश नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि बानी पीटीआई ने कह दिया कि भाई लिख कर जो आपके 2 मुतालबात है ना वो आप दे सकते हैं। तो अब फाइनली पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी तहरीरी तौर पर। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात ड्रामा है, इनको छोड़ देना चाहिए। बातचीत पीटीआई का मकसद नहीं है, ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। और तहरीक इंसाफ कहती थी कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, क्यों मुज़ाकरात करें, और उनके ख्याल में जिनके पास इख्तियार है उनसे डायरेक्ट बात कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने एक मरतबा फिर से अपने खदशात का इजहार किया। वो कहते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के खिलाफ है, जो माहौल बनाया हुआ है क्या इसमें बातचीत हो सकती है, ये सवाल ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से उठाया गया है। उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है उसको भी कहा था कि आपने ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहना है, इस सारी सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं हो जाना। इस सारी सिचुएशन में बात कर लेते हैं। बानी पीटीआई के वकील, उनकी लीगल टीम का हिस्सा है फैसल चौधरी साहब, जानते हैं कि होने क्या वाला है। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो अब दरख्वास्त दे दी है तहरीक इंसाफ ने कि तीसरा इजलास होना चाहिए, अब तो डेट भी सामने आ गई है, लेकिन बार बार जो है वार्निंग भी दी जा रही है। आपको क्या लगता है ये जो तीसरा सेशन अब होने जा रहा है ये कुछ हौसला अफजा होगा, कुछ इससे सामने आएगा खातिर ख्वाह? ये 16 तारीख को इजलास हो रहा है, बुला लिया गया है इससे। देखिए अब हुकूमत की संजीदगी इस पर डिपेंड करती है। हमने जो अपने मुतालबात हैं वो राइटिंग भी दे दिए हैं और दे दिए जाएंगे कमेटी से पहले, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस इजलास में जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक कोई ठोस पेशरफ करेगी या ठोस तजवीज़ देगी। और गुफ्तगू के ये जो हम नहीं चाहते कि मुज़ाकरात की आखिरी सिटिंग हो, हम चाहते हैं कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे और पाकिस्तान में जो ऑन गोइंग पोलिटिकल और इकॉनमी का जो टर्मोइल्स हैं या इंस्टेबिलिटी है,
ये दूर हो और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो, आइन और कानून बहाल हो, पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया बहाल हो, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया बहाल हो, तो हमारी जदोजहद जो है पाकिस्तान के लिए है और ये मुज़ाकरात भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहे हैं। किसी शख्स की, इमरान खान साहब ने तो ये वाज़ेह कर दिया है कि ना उनकी ना किसी और उनके ख़ानदान की रिहाई के लिए ये ना मुकदमात जो हैं वो। अच्छा फैसल साहब, ये अजीब बात है, अगर हम हुकूमत की बात करें तो वो पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग संजीदा नहीं है मुज़ाकरात को लेकर। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात सामने है, आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, तो इट्स लिटिल कन्फ्यूजिंग। अच्छा ये बता दें कि बानी पीटीआई की रिहाई का मामला जो है उस बारे में आप कितने पुरुम्मीद हैं? कोई टाइम फ्रेम आपको मिला है, कोई बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं कि वाकई में उनकी रिहाई हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कब तक हो सकती है? देखिए, मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं टाइम फ्रेम्स पे यकीन नहीं रखता, ना ही मैं देना चाहूँगा, बिकॉज इससे फिर चहमगोइयाँ शुरू होती हैं। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सारे सियासी मोटिवेटेड हैं, एक सियासी बुग़्ज़-ओ-अनाद पे मबनी हैं, झूठे हैं, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंशियल एलिगेशंस नहीं हैं, और उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़, उनकी बेगम साहबा के ख़िलाफ़ वो ठीक है। थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब बानी पीटीआई के वकला और लीगल टीम में शामिल हैं, उनका मौक़िफ़ आपने जान लिया है। उनका यही कहना है कि उनको हुकूमत जो है ना वो संजीदा नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो पुरुम्मीद हैं कि ये मुज़ाकरात जो है ना इनसे कुछ ना कुछ निकल कर आ सकता है। कुछ इंडिपेंडेंट तज्ज़िया जो है ना इस सारी सिचुएशन का वो भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो तीसरा इजलास होने जा रहा है 16 जनवरी को, आप कितने पुरुम्मीद हैं कि इससे कुछ कॉन्क्रीट निकल कर आ सकता है? बस दो फिक्रे पहले कि 26 नवंबर से जब से पीटीआई की चढ़ाई की कुव्वत को नुकसान पहुंचा और वो सैकड़ों लाशों से 40 गुमशुदा अफराद और 14-16 मैयतों तक आ गई, तो ऐसे में उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए हमेशा ही कहा जाता है कि ये बेहतरीन अमल होता है सियासी अमल के दौरान में। आप लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जंग भी हो रही है, तो तब भी आपको मुज़ाकरात की तरफ जाना होता है। पीटीआई आई, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम लगाया और मुज़ाकरात शुरू हो गए, जिसका तीसरा दौर अब जुमेरात को होने वाला है। और जुमे को इमरान खान की फैसला है 190 मिलियन पाउंड का, जो बज़ाहिर अब तक तारीख आखिरी आई है, क्योंकि 3 दफ़ा बदली जा चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, ये इससे पहले मुतालबात हुए कि हमारे जो सियासी कैदी उन्हें रिहा करें। आपको पता है 26 नवंबर वाले तकरीबन तमाम बरकर जो हैं वो जमानतों पे जा चुके हुए हैं। लीडरशिप ने वैसे ही जमानतें करा ली होती हैं हमेशा की तरह पहले से। 9 मई वाले लीडरशिप बैरल फंसी हुई है कुछ, और ज्यादातर की जमानत हो चुकी है, कुछ माफिया शाफिया मांग के साइड पे हो चुके हैं। और कल जो बड़ी पेशरफ्त हुई वो थी सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में बुलाना। 18 माह बाद उनका प्रोडक्शन ऑर्डर हो गए। तो ये एक ऐसी अलामत है जो बेहतरी की अलामत है कि अगर गम और गुस्सा है, मिलिट्री क़यादत की तरफ से वाज़े तौर पे बताया गया कि 9 मई की माफ़ी मांगे बगैर गुजारा नहीं होगा, लेकिन बातचीत आपको सियासतदानों से करनी है। तो जब ऐसे माहौल में, मैंने तमीद इतनी लंबी इसलिए बांधी कि जब ऐसे माहौल में मुज़ाकरात हों, और पाकिस्तान की ये जरूरत भी है, इसकी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, अवाम को, हुकूमत को, मुल्क को, सबको जरूरत है। तो इन्हें कामयाब होना चाहिए, बुनियादी बात ये है। लेकिन राना साहब, कल तक जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि फैसल वाडा साहब का बयान आपको पता है, उनका बयान जो है ना वो किसका बयान समझा जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो हो के रहेगी, इस केस के अंदर सज़ा जो है ना बानी पीटीआई को हो के रहेगी। फिर अचानक से एक मरतबा फिर से मौखर हो जाता है ये फैसला, तीसरी मरतबा इसमें ताख़ीर हो जाती है। तो डू यू थिंक कि ये सिर्फ इत्तफाक है, या फिर किसी के दरमियान इत्तफाक हम इसको समझे कि एक मरतबा फिर से मौका दिया गया कि एक और सेशन कर ले मुज़ाकरात का? किसी और से पहले आप ये बात समझें कि जब कमेटी मिल के निकली थी इमरान खान को परसों, उन्होंने कहा था हमें पता है सजा होगी लेकिन हम मुज़ाकरात का अमल जारी रखेंगे। लिहाजा ये किसी में इत्तफाक पहले से मौजूद है कि अब इसके बगैर चारा नहीं है। तो अब उसमें एस्टेब्लिशमेंट का मैंने नाम अभी आपको लिया कि फौज ने बराह रास्त कहा हुआ है कि आपको माफी मांगनी होगी। तो खान साहब को सियासी अमल में अपनी वापसी के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो तो जनाब निज़ाम जो है घुटने टेक चुका है और खान साहब माफ़ी नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में वो खान साहब के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्हें खुद सबको सोच के आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान को कितनी वीडियोस देखनी है जो सीसीटीवी का मुतालबा करके वो रुके हुए हैं कि इनकी अपनी लीडरशिप के वीडियो बयानात, ऑडियो तो चले कहते जी लीक है, जो सारे के सारे कोई GHQ जा रहा है, कोई कहता है कोर कमांडर हाउस जाना है हमने, ये सारे पीटीआई के लोग हैं। ठीक है। तो उन्हें
आगे बढ़ना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि हाँ मेरी जज्बाती तकरीरों की वजह से लोगों ने किया, और फिर मुज़ाकरात करके पॉलिटिकल रास्ता अपनी पार्टी के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो मुश्किल में पीटीआई आई हुई है, उनकी क़यादत आई हुई है, इमरान खान तो जेल में है, कोई शक नहीं है, जेल मुश्किल ही होती है, लेकिन उनके बयानात जो रास्ता बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं बेगम बुशरा भी और वजीर आला अमीन गंडापुर भी, तो वो उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। राना साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो इनको खदशात इतने ज्यादा क्यों हैं इन मुज़ाकरात से? अपनी लीडरशिप को भी कहते हैं इस्तेमाल ना हो जाना, बानी पीटीआई जो है ना वो संजीदा नहीं है और ये सिर्फ टाइम ले रहे हैं। किस चीज का टाइम ले रहे हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, रोटी को चोची नहीं कहते, उन्हें सिचुएशन का बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा है कि खान साहब जाती तौर पे भी उनके गले पड़े हुए थे, उनको हाई ट्रीजन में फंसाना चाह रहे थे, और उसके बाद जो चीजें हुई, और वो अपनी क़यादत के साथ लॉयल है। ख्वाजा आसिफ के बारे में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि वो इसलिए बयानात दे रहे हैं, उनको बहुत सारी हरारकीज का इल्म है कि मसले कहाँ पे बन रहे हैं, तो वो मुतनब्बे भी कर रहे हैं और उनकी क़यादत की इजाजत से ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये पार्टियों में होता है, पीटीआई के अंदर भी है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी। आप देखें ना, गवर्नमेंट का साथ भी दे रहे हैं, सदारत भी संभाली है, गवर्नरशिप भी 2 सूबों की है, 2 वजारतें आला हैं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्लिम लीग नून पे और हुकूमत पे बरसती रहती है। तो ये सियासत का हिस्सा होता है कि हर तरह से इस तरह के लोग होते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन हो तो उस तरफ कहें कि जी देखें हमारे लोग पहले से ये बात कह रहे थे, आप इसको इसी तरह लें। सही। अच्छा राना साहब, अल-कादिर ट्रस्ट वाला मामला, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला जो है, इसके ऊपर चाहूँगी कि आप उस पर भी थोड़ी सी अपनी राय दे दें कि आप इस मामले को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। 17 जनवरी की जो अपडेट है जिसमें फैसला सुनाया जाना है, आपको लगता है कि वो डिपेंड करेगी 16 जनवरी के ऊपर कि उन मुज़ाकरात में क्या होता है? देखें, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, मुज़ाकरात से रास्ता बनता है और बनना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उस केस में ना जिस तरह ट्रायल हुआ है उसमें इमरान खान की बचत बहुत मुश्किल है। उनकी बचत तब थी जब वो कह रहे थे कि मैं ऐसे गवाह लाऊंगा कि सबको हैरान कर दूंगा, लेकिन जब गवाही की वक्त आई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गवाह नहीं ला रहा। मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये केस, इसको लोग कोई अल-कादिर कह देता है, कोई 190 मिलियन पाउंड कहता है। मैं इस पे, मेरी राय ये है कि वजीर आजम के पास जो इख्तियार था काबीना में मंजूरी का, एक खुफिया मुआहदे को उन्होंने अप्रूव किया, जिसके तहत जो रकम सरकार पाकिस्तान के पास आनी थी वो चली गई जुर्माने में। बिल्कुल। तो ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, इसमें आप ब्राइबरी कह लें, कुछ भी साथ साथ कह लें, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है इसके अंदर कि जो पैसे हुकूमत की जेब में बराह रास्त आने थे। आज मैं किसी का देख रहा था, उसने बड़े मजे से ये बात लिखी और ठीक लिखी कि 190 मिलियन पाउंड जो हुकूमत पाकिस्तान को आना था वो नहीं आया। अच्छा, वो जब नहीं आया और वो एक जुर्माने में चला गया, तो वो काजी फायद ईसा के दौर में चीफ जस्टिस ने जब वो केस लगा, रिव्यू लगा हुआ था, तो उन्होंने वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए। तो जो हुकूमत पाकिस्तान को 190 मिलियन जुर्माना आना है वो भी आएगा, और ये भी वापस खजाने में आ गए, तो ये 360 हो गए, वरना 190 का नुकसान था अगर वो चले जाते। तो ये इस तरह है। अब फैसला तो जज साहब ने करना कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या सोचते हैं, कल उन्होंने फैसला क्यों नहीं दिया। मैंने तो कल भी बसद एहतराम जज साहब के ऊपर ही कहा कि उन्हें कल फैसला देना चाहिए था। जज बशीर एहतसाब अदालत में ही थे, इमरान खान ठीक है, चले हमें थोड़ा सा इंतजार फिर और करना पड़ेगा, 4 से 5 दिन का इंतजार, जिसके बाद समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि आखिर होने क्या वाला है। थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर, और उनको तो ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात होते रहने चाहिए, एंड बिल्कुल ऐसा ही होते रहने चाहिए। मुज़ाकरात होते हैं तो राहें निकलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं जी, हमने कुछ ज़रा आपको पता है सेहत की भी बात करते हैं, और अद्वियात साज कंपनियों से रिलेटेड एक खबर हमारे सामने आई, तो हमने सोचा कि इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करें। 50,000 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इन कंपनियों ने, इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अस खुद 20 से 233% तक का इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने तरक्यात व मुमालिक की तर्ज पर मार्केट में मुकाबले की फ़ज़ा पैदा करने का झांसा देकर 2023 में यह किया था कि निगरान हुकूमत से अद्वियात की कीमतों पर डी कंट्रोल होने का कानून पास करवा लिया था। ताहम कीमतों में ये होशरुबा इजाफा जो है ना, वो पहली मरतबा किया गया, जिससे आवाम के लिए शदीद मुश्किलात है। आपको पता है महंगाई ऑलरेडी
ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, उसमें अगर दवाएँ भी बहुत ज़्यादा 233% तक महंगी हो जाएंगी तो ज़िंदगियाँ जो हैं वो और ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएंगी। आवाम इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर लें, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और सर्जिकल आलात की बात कर लें, उनमें भी उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि मुल्क में सेहत के वसाइल जो है उनकी सूरत हाल पहले ही बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, पहले ही बहुत पतली है। अब इन अद्वियात की कीमतों में ये इजाफा हुआ है, उनके हम ये कह सकते हैं कि मरीजों के लिए जो है ना मजीद मुश्किलात इससे बढ़ जाएंगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन डॉक्टर कैसर वहीद साहब। उनसे जानते हैं कि वो सिचुएशन को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। डॉक्टर वहीद, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो कानून पास करवाया गया था और उसके बाद अब ये 20 से 233% तक का इजाफा, आपको नहीं लगता कि ये जुल्म है बहुत बड़ा? आई थिंक ये मिसनोमर है, एक मीडिया हाइप है। ये हकीकत है कि हर साल सीपीआई जब आता है 7 और 10% का, वो इंडस्ट्री के लिए एक लीवरेज होती है कि अपनी प्राइसेस एज पर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर सके। 7 and 10%, 7 एसेंशियल ड्रग के लिए और 10% नॉन एसेंशियल ड्रग के लिए। अच्छा, जब ये नॉन एसेंशियल ड्रग को डी कंट्रोल करने की बात आई तो ये वो तमाम दवाइयां हैं जो कि नॉर्मली डी कंट्रोल होती हैं, नॉन एसेंशियल होती हैं WHO की लिस्ट के मुताबिक। इसलिए इसका इतना इम्पैक्ट। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, इसमें नहीं लाइफ सेविंग शामिल, तो कंट्रोल करती है सेक्शन 12 के तहत। ड्रग एक्ट के 1976 के ड्रग एक्ट के सेक्शन 12 के तहत फेडरल गवर्नमेंट एक एक गोली की कीमत का तयन करती है। और जब फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है फेडरल कैबिनेट, और ये केसेस 7-8 साल एसेंशियल ड्रग के कैबिनेट डिवीजन में पड़े रहते हैं, क्योंकि ओबियसली कैबिनेट के पास दूसरे मसाइल होते हैं डिस्कस करने के लिए, जिसकी वजह से आपने ये देखा कि मार्केट में जो जान बचाने वाली, असल में जान बचाने वाली अद्वियात है, उनकी शॉर्टेज हो जाती है। जैसे नारकोटिक्स, सारी साइकोट्रोपिक ड्रग है, कंट्रोल ड्रग्स हैं, जिन जो 2 मिनिस्ट्रियों में बटी हुई हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक है और एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। इनके दरमियान में मसले रहते हैं, जिसकी वजह से इशू रहते हैं। और इसलिए आप ये देखें कि जो कैंसर के मरीज हैं, टर्मिनली इल, जिनको सारे अस्पताल कह देते हैं कि आप घर जाएं, उनको पेन मैनेजमेंट की दवाइयां नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन, बल्कि नामुमकिन है। अच्छा, अब आ जाए दवाइयों की तरफ के जो एक हाइप क्रिएट हुई कि ये पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की असल खुशकिस्मती ये है कि 55 से 60% पाकिस्तान की जो आबादी है वो 30 साल से कम है, और उनको ऑब्वियसली इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। जो क्रोनिक एलिमेंट की दवाइयां हैं, डायबिटीज है, हार्ट हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो मेंटल इश्यूज हैं, वो बहुत कम आबादी को इसका। आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में जो टोटल कंजम्पशन है दवाइयों की, वो 11 पैक, यानी कि एप्पल एंड कैरेट हम मिला लें तो 11 पैक टोटल पाकिस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन है दवाई की, कंपेयर टू इंडिया 17 हैं। और डेवलप कंट्रीज में अगर आप जाएं तो 100 है, 150 डब्बियां पर ईयर कंजम्पशन पर इंडिविजुअल होती है। ये समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ, कंजम्पशन बहुत कम है। डॉक्टर कैसे मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इतना बड़ा इजाफा जो है, इसकी बुनियादी वजूहात आप कह रहे हैं हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन ये इजाफा, चाहे इसमें नॉन लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल नहीं है, बट फिर भी इजाफा तो किया गया। इसकी वजूहात क्या है राइट दिस टाइम, इस वक्त क्यों जरूरत पेश आई कि इतनी कीमतें बढ़ा दी? पिछले 4 साल में सारी डायनामिक्स इकोनॉमिक्स की है ना चेंज हो चुकी है। आप जैसे साफी हजरात जो जर्नलिस्ट हैं और एंकर हैं, उनको पता है रियलिटी का कि पूरी इकोनॉमिक्स चेंज हो चुकी है। एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट हैं गल्फ वॉर, इसकी अपना यूक्रेन वॉर की वजह से, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी। सबसे बड़ा हमारा जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो चाइना है। चाइना में एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो 2-4 फैक्ट्रियां बची उन्होंने रेट बहुत बढ़ा लिए। तो 3-4 चीजें पाकिस्तान में अचानक से इस तरह से बढ़े हैं या फिर ग्रेजुअली बढ़े हैं? क्योंकि ये जो अचानक ही बढ़ा, किया गया, जो इंटरनेशनल सप्लायर होते हैं अचानक बढ़ा। दूसरा, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन की वजह से आप ये देखें, जो यूटिलिटी बिल्स हैं
वो बहुत बढ़ गए। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज। और ये तो अभी तो इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो तो बहुत ज्यादा, अभी तो इन्फ्लेशन रेट नीचे की तरफ आ रहा है ना, जो महंगाई ऊपर की तरफ जाई थी थोड़ा सा कंट्रोल हो गई है, बढ़ना कम हो गई है। देखें यूटिलिटी चार्जेस अपनी जगह है, आज भी 280 रुपए का 281 रुपए का डॉलर है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया। असल में हमें बात करनी चाहिए कि एक हेल्थ केयर का टोटल जो खर्चा आता है एक आदमी के ऊपर, उसमें दवाइयों का खर्चा कितने पड़ता है, तो ये रिसर्च के तहत साबित हुआ है कि ओनली 15% दवाइयों का खर्चा है टोटल हेल्थ के बिल। डॉक्टर साहब ये रीजन तो फराहम नहीं करता ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि अगर एक शख्स पर कैपिटा की बात कर लें वो कम दवाइयां इस्तेमाल कर रहा है तो आप कीमतें जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। उसने सिर्फ दवाइयां तो इस्तेमाल नहीं करनी, उसकी जिंदगी में और भी उसने खाना भी खाना है, उसने रेंट भी देना है। मैडम दवाइयों की कीमतें बढ़ाएंगे ना तो दवाई बिकेगी नहीं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स रियलिटीज का हमको भी पता है, ऐसे हम कर नहीं सकते कि हम कोई यूटोपिया में नहीं रहते। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, हमें सब पता है कि क्या हालात हैं, जिसकी वजह से हम शुतर बेमहार हो नहीं सकते दवाओं की कीमतों में। आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप फिलीपीन चले जाएं, म्यांमार चले जाएं, ये मैं उन मुल्कों की बात करेगा जिनका इजिप्ट चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो इजाफा किया गया है 200% से ज्यादा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही हैं ये जस्टिफाइड नहीं, 200% का गलत बात है ना, प्लीज ये ना कहें, मेरी माजरत कबूल करें। 233% इनके इन बिटवीन 50,000 से ज्यादा टोटल 15 जो हुआ है ना, एवरेज 15% इजाफा हुआ है, 15% इजाफा हुआ है। हमें तो पता है, हम तो मार्केट, और इसलिए आप ये एक रिसर्च डॉक्यूमेंट आता है, उसको हम लोग IMS कहते हैं, IQVA, उसमें आप ये देख लें कि कितने परसेंट वैल्यू चेंज ओवर लास्ट ईयर दिस ईयर, कितने परसेंट इंडस्ट्री की वैल्यू इंक्रीज हुई है, उससे अंदाजा 15% 16% वैल्यू इंक्रीज हुई है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, ठीक है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर हम बात करें डॉक्टर कैसर, तो वहाँ पर हमें सूरत हाल जो है ना वो कुछ और ही नज़र आती है। जो कीमतें आप बता रहे हैं, अगर आप 15 से 16% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जब तक वो दुकानों तक पहुँचती है, फार्मेसीज तक पहुँचती है, तब तक वो 50% तक उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आप लेने चले जाएँ, एक मतलब आप लेते हैं, नेक्स्ट डे जब जाकर देखते हैं तो उसकी कीमतें कितनी बढ़ी हुई होती हैं। देखिए, एक बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक कंट्रोल सिस्टम है, दूसरा लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका कंट्रोल सिस्टम है। अक्सर आपने सुना होगा कि कंपनियों के ऊपर अपना ड्रग कोर्ट जुर्माने लगाती है अगर जो कानून से हट जाते हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर कैसर वहीद मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर वहीद। वो कह रहे हैं कि ये 233% तक का इजाफा नहीं हुआ बल्कि एवरेज 15 से 16% का इजाफा हुआ है और उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो शामिल नहीं है। लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो ये नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। बहरहाल ये डॉक्टर कैसर वहीद का मौक़िफ़ था जो हमने आपके सामने पेश किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर कैसर को। एक ब्रेक ले लेते हैं, आप ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि सोना चोरी हो गया, दौलत चोरी हो गई, डाका पड़ गया, कभी कुछ चोरी हो जाता है, पैसे चोरी हो जाते हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। लेकिन गुजरावाला का इलाका है कोट इसहाक, जहाँ पर रेस्टोरेंट में एक चोरी की अनोखी वारदात, मैं इसको कहूँगी ये पेश आई है। चोर जो है रेस्टोरेंट से 1.5 मन चिकन के पकौड़े और 25 किलो मछली चोरी करके वहाँ से रवाना हो गए। बहुत ही चटखोरे मैं कहूँगी ये चोर थे। जीशान खोकर जो है हमारे नुमाइंदे, वो वहाँ से ज़रा हमें अपडेट करेंगे वाक़या दरअसल हुआ किस तरह से। जीशान ज़रा बताइएगा। देखिए, गुजरावाला के इलाका आलम चौक के करीब एक तिक्का शॉप में पेश आने वाली वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। इस वारदात के दौरान नामालूम चोर कीमती अशिया लेकर फरार नहीं हुए बल्कि दुकान के अंदर मौजूद खाने पीने की अशिया लेकर फरार हो गए हैं। खाने पीने के सामान में 25 किलो मैरिनेट की गई फ़िश है, 60 किलो चिकन पकोड़ा है, 10 किलो रायता शामिल है, सलाद शामिल है और खोए वाले चने शामिल हैं, अंडे शामिल हैं। बहुत सारा सामान था इस दुकान के अंदर। चोरों ने पूरी दुकान का सफाया कर दिया है, बल्कि जाते हुए दुकान के अंदर मौजूद बर्तन भी लेकर फरार हो गए हैं। ये वारदात भूख की शिद्दत का नतीजा है, गुर्बत या बेरोज़गारी का नतीजा है, या फिर इसका कोई और मकसद है? दुकानदार से बात करते हैं। अच्छा, ये वारदात कैसे हुई, आपको कब पता चला? हम 3:30 बजे दुकान ऑफ करके गए हैं
क्लोज़ की है। तो फिर 6 बजे आ जाते हैं सुबह नाश्ते वाले। तो नाश्ते वाले आए हैं तो उन्होंने मुझे कॉल की है। कॉल करके उन्होंने बताया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है, शटर ऊपर है और अंदर कोई चीज़ नहीं है। मैं आया हूँ, आके मैंने देखा है तो मैंने फिर 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई है तो रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो कल हमने FIR करवाई है। तो पुलिस वाले काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि जल्द चोर पकड़े जाएंगे। देखिए, जिस तरह से आपने बात सुनी, बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं ये दुकानदार। ये वारदात सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि हमारे माशरे के अंदर बेरोज़गारी और गुर्बत ने किस हद तक असर डाल दिया है उसकी भी एक वाज़े तस्वीर है। क्या ये वाक़या भूख की शिद्दत का नतीजा था या फिर जुर्म की बढ़ती लहर का एक और सबूत है, ये पुलिस की तहकीकात में वाज़े होगा। पुलिस की जानिब से इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद कार्रवाई जो है वो जारी है। थैंक यू सो मच ईशान, हमारे साथ मौजूद थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस खबर के ऊपर हंसना चाहिए या फिर इसको हम थोड़ा सा कंसर्निंग हमें फ़ील करना चाहिए कि खाना जो है ना 25 किलो मछली कोई चोरी करके ले गया। बहरहाल गुजरावाला आपको पता है खानों की वजह से मशहूर है, वहाँ के लोग खाने को बड़ा पसंद करते हैं, तो वहाँ के चोर जो है ना वो भी चटखोरे ही निकले हैं। खैर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हम कुछ बात कर लेते हैं। मौसम की तो हमने कर लिया, लेकिन मौसम का जो फैशन है, सर्दियों के अंदर फैशन आपको पता है गर्म कपड़े भी चाहिए होते हैं और साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हम बिल्कुल जो है ना भालू ना लगे गर्म कपड़े पहन के, तो उसमें फ़ैशन का भी ख्याल रखा जाता है। अब मसला वहाँ पर आता है जब महंगाई आ जाती है। आपको पता है जो गर्म कपड़े होते हैं, स्वेटर्स हो गए, शॉल्स हो गई, ये होती बहुत ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन बहुत से मार्केट्स जो हैं मुख्तलिफ शहरों में ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आपको अपना बजट जो है ना वो बहुत ज़्यादा खोलना नहीं पड़ता और कम पैसों के अंदर जो है ना आप अपने फ़ैशन के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शॉपिंग कर सकते हैं। अब लाहौर के अंदर वो कौन सी मार्केट है, उमैर राना हमें बता रहे हैं और वहाँ का हमें विज़िट भी करवाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे वो कि लोग उस मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं। उमैर, बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं और किस तरह की यहाँ पर शॉपिंग आपको नज़र आ रही है लोग करते हुए? बिल्कुल जी, महंगाई के इस दौर में सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो सस्ती शॉपिंग करने हैं। जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ इसे रेलवे रोड कहा जाता है और इसको उर्फ़े आम में लंडा बाज़ार के नाम से भी इस पूरे एरिया को जाना जाता है। इन तमाम स्टॉल्स पर जो है सेल्स लगाई जाती है। इस्तेमाल शुदा जो जैकेट्स हैं उसकी बड़ी तादाद होती है और जो दूसरी जो लेदर की जैकेट्स हैं जो नई होती हैं उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। उसके साथ साथ जर्सियाँ जो हैं वो उनकी बड़ी वैरायटी है और बच्चों के लिए जो जैकेट्स हैं वो भी यहाँ पर दस्तयाब होती हैं, नई भी होती हैं और इस्तेमाल शुदा जो है वो भी यहाँ पर आपको मैसर आ जाती हैं। बहरहाल सर्दी से तो सभी को अपने आप को बचाना है, तो अपनी अपनी पसंद के मुताबिक और अपनी अपनी जेब के मुताबिक जो है लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हैं और ख़रीदारी करके यहाँ से जाते हैं। तो बहरहाल जो आम लोगों का कहा जाता था कि ख़रीदारी का मरकज़ लंडा बाज़ार है, वहाँ भी महंगाई के डेरे हैं, लेकिन आम बाज़ारों की निस्बत जो है वो यहाँ पर कम कीमत में ख़रीदारी हो सकती है। जी, तो सस्ते कपड़े आपको मिल सकते हैं लाहौर लंडा बाज़ार से, ये हमें उमैर ने भी बताया। और वहाँ पर सिचुएशन अब इस तरह से है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। एक रिसर्च में इस सिलसिले में पढ़ रही थी कि लोग जो है ना ब्रांड से ज़्यादा यहाँ पर आकर शॉपिंग करना शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ के बारे में भी सोचना होगा कि आखिर महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है और लोग यहाँ से शॉपिंग करने पर मजबूर हो गए हैं। बट दिस इज़ अ गुड थिंग, अगर आपको सस्ती शॉपिंग यहाँ से मैसर है ना तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने आपकी सेहत के कुछ मसाइल के ऊपर बात करनी है। एक ब्रेक के बाद थायराइड का जिन जिन को मसला है ना वो ट्यून इन रहे, क्योंकि उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमने बात करनी है आपकी सेहत के बारे में और आज का हमारा टॉपिक जो है वो थायराइड है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो किस तरह से आपकी सेहत के ऊपर असर डालता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कुछ ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि अचानक से वज़न ज़्यादा हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा तवानाई की कमी महसूस होती है, दिल की धड़कन जो है वो भी बेतरतीब होना शुरू हो जाती है। अब ये किस तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है
और किस तरह से हमें पता चलेगा कि वाकई में हमारे अंदर ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, हमारी सेहत के साथ ये मसला चल रहा है। तो हमने इस टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए अपने साथ बुलाया है, इन्वाइट किया है। आप इनको अक्सर देखते हैं। हमारी राहती हमारे साथ मौजूद है, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर नाइला सत्ती साहिबा। उनसे ज़रा इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाइला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, नाइस टू सी यू अगेन। नाइस टू सी यू टू, ऑलवेज ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले थायराइड, इसके बारे में बताएं, ये है क्या? अच्छा, थायराइड इज़ वेरी स्मॉल ग्लैंड, छोटा सा ग्लैंड है जो बिल्कुल आपके नेक के सामने है। ये इससे वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको आप थायरोक्सिन बोलते हो। और थायरोक्सिन का काम ये है कि आपके बॉडी को मेटाबॉलिज्म को चालू करे। बिल्कुल आप ऐसे मिसाल ले लें जैसे कार है, और जब कार में आप पेट्रोल डालते हैं तो कार चलती है। बिल्कुल इसी तरह ये थायराइड हार्मोन जो है ये आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स को मेंटेन करता है। तो इसके एक्चुअली एंडोक्राइन डिजीज़ जितनी भी हैं उनमें थायराइड डिजीज़ जो है वो सबसे कॉमन है। और इसके मसले क्या हैं? 3 ही मसले हैं। या तो आपका थायराइड ज़्यादा बन नहीं रहा, या ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, और तीसरी ये है कि आपके थायराइड के अंदर एक नोड्यूल बन गया जिसको हम गिल्टी भी कहते हैं। वो गिल्टी इसलिए डेंजरस हो सकती है कि वो कैंसरस भी हो सकती है। हालांकि अगर आप बहुत सी गिल्टीज ले उसमें सिर्फ 5 से 10% जो होंगी वो कैंसरस होंगी, लेकिन बाकी जो है वो बिनाइन होती है। बिनाइन का मतलब ये गिल्टी तो है लेकिन कैंसर नहीं। अच्छा, इसके सिम्टम्स जो है ना वो मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या हो सकते हैं। नोड्यूल तक पहुँचना तो मुझे लगता है कि एक एक्सट्रीम केस हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें पता कैसे चले कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग या थायराइड का मसला हो सकता है मुझे? जैसे मैंने कहा कि 3 कंडीशन, अगर आपका अंडर एक्टिव है यानी कि आपकी थायरोक्सिन नहीं बन रही, तो फिर ये होता है कि आप बहुत सुस्त फील करेंगे, आपको नींद बहुत आएगी, आप वेट गेन करना शुरू कर देंगे, आप में एनर्जी नहीं होगी। और अगर इंसान वैसे ही सुस्त है ये ज़रा सिस्टम जो सिम्टम्स है परसिस्टेंट होते हैं। और इसमें ये होता है कि वेट गेन भी शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। मतलब जैसे कहा ना कि बॉडी फंक्शन करती है और आपको महसूस होता है कि मेरी बॉडी नहीं फंक्शन कर रही। तो उससे फिर आप जब आप टेस्ट करते हैं, तो क्योंकि आजकल थायराइड टेस्ट ईजिली अवेलेबल हर लेबॉर्ट्री में, तो वो आपका पिकअप हो जाता है कि जब आपके थायराइड एबनॉर्मल होंगे, थायरोक्सिन बन नहीं रही होगी, तो फिर आपको थायराइड, इसकी ट्रीटमेंट बहुत इजी है क्योंकि थायराइड आपका थायरोक्सिन नहीं बना रहा, हम आप उसको बाहर से दे देते हैं। तो आप एक गोली रोज़ खाते, माशाल्लाह इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, बट इट इज़ क्वाइट कॉमन। अबाउट 5 to 10% जनरल पॉपुलेशन में आपके अंडर एक्टिव थायराइड इज प्रीटी कॉमन। अच्छा, ये जो गिल्टियों की आपने बात की ना, नोड्यूल की, इसके ऊपर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम थायराइड को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें अपने देखने वालों के लिए और मेरी भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये जेंडर स्पेसिफिक होता है? जितनी भी एंडोक्राइन डिजीज़ हैं दे आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। और थायराइड की जो प्रॉब्लम्स है ये भी फीमेल अबाउट 3 to 4 times मोर कॉमन देन मेन। और ये जेनेटिकली ड्रिवन होता है? जेनेटिकली ड्रिवन इस कोई पर्टिकुलर जीन तो नहीं है, इट टेंड्स टू रन इन द फैमिलीज। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर को है, खाला को है, बहनों को है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि आपको भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली। ठीक है। अच्छा, अब नोड्यूल के ऊपर आ जाते हैं कि थोड़ी सी मैं हाइपरथायरॉयडिज्म की बात भी कर लूँ। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये है कि आपका थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आपकी जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ये एंटीबॉडी जाके आपके ग्लैंड पे एक्ट करती है और आपको ग्लैंड को एक्टिव कर देती है। उसके सिम्टम्स सारे ऑपोजिट होंगे। आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपको दिल धड़कना तेज तेज शुरू हो जाएगा, आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। और ये कंडीशन जो है इसमें आप ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि इसके पास भी हमारे लिए दवाइयाँ हैं जो हमको दवाइयों से ट्रीट। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं सईद आलम पेशावर से, उनसे ज़रा जान लेते हैं। सईद, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बताइएगा क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा ये सवाल है कि मैंने अपनी बेगम को, तो ये मसला है जो डॉक्टर साहब बता रही है ना कि इसके ये थायराइड में कमी है, ये कमी किस तरह दूर होंगे? हमने तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कोई सवाल करना चाहती हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि थायराइड की बात कर रही है ना, उसमें कुछ कमी है, कुछ ग्लैंड में कमी है या फिर जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसमें कमी है, तो वो कैसे बढ़ सकती है? आप कुछ सवाल करना चाहेंगी? तो हाँ, मैंने यही आपसे कहा ना कि आप अगर आपका थायरोक्सिन नहीं बन रहा तो आपको हम थायराइड हार्मोन बाहर से देते हैं। छोटी सी गोली होती है, आप रोज़ खाएं और उसके बाद आप अपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते थे देखने के लिए कि वो लेवल आपका ठीक हो गया कि नहीं, क्योंकि आपका अपना
जिस्म थायरॉक्सिन नहीं बना रहा तो आपको फिर वो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको मिल गया जवाब सईद? मैडम गोली का नाम अगर बता दें थोड़ा। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, ठीक है सईद। आपने दिखाया है, अपनी जो वाइफ हैं उनको दिखाया है किसी अच्छे डॉक्टर को? कहाँ पे दिखाया था? ठीक है, चले मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करवा लेती हूँ मैं डॉक्टर नायला से। थैंक यू सो मच सईद हमें कॉल करने के लिए, पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मजीद ज़रा बता दें। वो कहने दिखाया है डॉक्टर को, लेकिन आई डोंट नो उनको प्रिस्क्राइब की है ये वाली दवाई या नहीं की है। फिर अगर ये तो फिर डॉक्टर पर डिपेंड करता रहा। मुझे नहीं मालूम कि इनके थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है। अगर थायराइड फंक्शन टेस्ट में सजेस्ट करते हैं कि वो अंडर एक्टिव है तो फिर इनको खानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, नोड्यूल के ऊपर आ जाते हैं कि हमने किस वक्त जाकर हमें पता चले कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। गिल्टियाँ तो फील भी हो जाती हैं, समटाइम्स कहते हैं कि पेन वाली और जिनमें पेन नहीं हो रहा उनमें भी फ़र्क होता है। इसको भी थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। थायराइड की नोड्यूल्स की जो गिल्टी है ना बहुत कॉमन है, ख़ासकर आयोडीन डिफिशेंसी एरियाज़ में। आपके जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर, क्योंकि जबकि आयोडीन नहीं होती तो आपकी अक्सर ग्लैंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाने के लिए जब वो बड़ा होता है तो उसमें भी गिल्टियाँ बन सकती हैं। यूजुअली ये लोग जो है वो मल्टी नोडुलर गॉइटर जिसको बोलते हैं गिल्टी, उसके साथ आते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं जिस गिल्टी की बात कर रही हूँ, अगर आपने एक महसूस किए कि आपके गर्दन में एक गिल्टी नहीं थी और वो बननी शुरू हो गई है, यूजुअली ये पेनलेस होती है, इसका दर्द नहीं होता। और इसका ये होता है कि अगर वो साइज़ में तेज़ी से बढ़ रही है तो फिर उसका जो है ना ये सस्पिशियस है। ठीक है। अगर क्या उसे कहते हैं, मोस्टली जब लोग सीटी स्कैन कराते हैं या नेक का कोई अल्ट्रासाउंड कराएंगे किसी और वजह से, तो समटाइम ये गिल्टियाँ जो हैं पिक हो जाती हैं। अगर आपकी गिल्टी पिक हो गई है तो इसको फिर इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैसे अच्छी न्यूज़ है कि 90% गिल्टीज़ जो है वो बिनाइन होती हैं। बिनाइन का मतलब ये है वो कैंसर नहीं होती। ठीक है। लेकिन 10% ऐसी होती हैं कि जो कैंसर होती हैं। तो बात यह है कि जो थायराइड कैंसर है इसके क्योर रेट जो है वो 99.5% है। मतलब आपके सही वक्त पे इलाज हो जाए तो आपका तो गिल्टी निकाल दी जाएगी। डायग्नोस होना सही टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि वो फैल जाए या कुछ और। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए कि अगर किसी को वो गिल्टी नहीं महसूस होती है और तेज़ी से बढ़ रही है तो फिर क्या उसे कहते हैं, उस पेशेंट को डॉक्टर को ज़रूर रजू करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है मोहम्मद अब्दुल्ला बहावलपुर से। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरे जो है ना बेगम को है मसला थायराइड का। पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता था। तो उनके जिस्म में दर्दें रहती थी और सोजिश हो रही थी, तो उनका सांस भी फूल जाता था, दिल की धड़कन भी तेज होती थी। तो पहले तो पता ही नहीं चलता। फिर एक डॉक्टर मेडिसिन स्पेशलिस्ट ने को बताया हमने, तो उन्होंने कहा भाई इसका ये टेस्ट कराएं। वो टेस्ट कराया थायराइड का, तो उसमें 4.76 आया। ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा भी इनको जो है ना थायरैक्सन खानी पड़ेगी। वो थोड़ी सी गोली से वो घबराती थी, वो कहती थी भी नहीं मुझे सारी जिंदगी खानी पड़ेगी ऐसा वैसे। तो बाद में फिर बस ऐसे तरह गुजर रहा है सिस्टम। अभी शुरू नहीं है, अभी फिर दोबारा कराया है साल बाद, तो 4.70 आया। ठीक है। थैंक यू अब्दुल्ला कॉल करने के लिए। अच्छा, मेडिसिन जो है ना वो बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि अभी वो चल रहा है, दवाई खा लेते हैं, लेकिन कितने लंबे अरसे तक खाई जा सकती हैं? अक्सर थायराइड के मसले ये होते हैं क्योंकि आपका थायराइड नहीं बना रहा, तो वो आस्ता आस्ता ना उसका फंक्शन वक्त के आने के साथ साथ और भी कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब वंस यू स्टार्ट द मेडिकेशन फिर आपको खानी पड़ती है, और उसकी वजह ये है कि जिस्म नहीं बना रहा तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। तो वो फिर चलता है सिलसिला, इट्स अ लाइफ लॉन्ग। ओके, ये सारी ज़िंदगी करना पड़ता है। और ये जो नोड्यूल्स की हम बात कर रहे थे, इन नोड्यूल्स का हमें अगर एक्सीडेंटल डायग्नोस हो गया, अगर आप इतने लकी हैं कि आपको शुरू में ही पता चल गया, और अगर नहीं पता चलेगा, डायग्नोस नहीं हो पाता, तो किन चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए? हम चेक करें अपने आप को बार बार कि कोई गिल्टी तो नहीं है, पेन नहीं हो रहा? नहीं, वैसे रोज़ तो आपको नेक की एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। कैंसर का ये होता है कि जब आती है तो तेज़ी से आती है, जल्दी बड़ी होती है। पर अगर आपके बचपन में आपकी हिस्ट्री है कि आपको किसी का कैंसर हुआ या कुछ और का आपकी रेडिएशन मिली है, उन बच्चों में ज़्यादा चांस होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है थायराइड कैंसर की, आपकी किसी भाई को है, माँ बाप को है,
तो उस केस में आपको यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अगर आप कभी गिल्टी बनी, क्योंकि कुछ थायराइड की प्रॉब्लम्स है वो जेनेटिकली डिटर्मिन है, कुछ सिंड्रोम्स हैं जिसमें आपको थायराइड कैंसर हो जाता है, इसलिए उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, जैसे रशिया में चर्बोनाइल का हुआ था, उसमें ये होता है कि आपके रेडिएशन की वजह से थायराइड इज़ वेरी सेंसिटिव, तो वहाँ पे थायराइड कैंसर जो था वो बहुत कॉमन था। बहुत कॉमन था। ठीक है, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है अदनान दीर से। जी अदनान बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, क्या है सवाल आपका डॉक्टर साहिबा से? अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो मैं आपको और मैडम को वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैम ये है कि मेरे जो क्वेश्चन है तो प्रिसाइज है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें प्लीज। मैम क्वेश्चन ये है मेरा कि हमारे इलाके में ना ये थायराइड का एक डिजीज हुआ था, ठीक है। ज्यादातर इसमें ओल्ड एज पेशेंट है, मतलब जो 40 से अबाउ पेशेंट है ना, 40 एज से अबाउ वही पेशेंट आ गया है ज्यादातर। मैम ये एक एंडेमिक डिजीज बन गया था, एक एंडेमिक डिजीज जो है ना, मतलब एक कम्युनिटी बेस पे जो है ना ये डिजीज हो गया था, ठीक है। अब ज्यादातर वो पता नहीं एक नमक ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे या खुराक ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे कि मतलब उसमें थायराइड के जो लेवल था ना वो कम था, तो इस वजह से ये जो थायराइड है ना वो सूझ गए हैं। ओके ठीक है मैम, तो अब मैं ठीक है अदनान, आपका सवाल आ गया। एक और हमारे साथ कॉलर है उमैर कराची से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी उमैर, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम आयशा यूसुफ, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। मेरा सवाल ये है कि थायराइड कैंसर जो है ये बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या है और ये इनिशियल स्टेजेस में आप कैसे इसको कैच कर सकते हैं और मिडिल में या लेटर ऑन स्टेजेस में इसके सिम्टम्स कैसे कैच होते हैं, पता कैसे चलता है थायराइड का जो है ना ये कैंसर है? ठीक है, वैसे डॉक्टर साहिबा ने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक मरतबा फिर हम मजीद इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। थैंक यू सो मच उमैर हमें कॉल करने के लिए कराची से। जी डॉक्टर साहिबा, पहले तो ये कि वो दीर से अदनान थे, वो कह रहे हैं कि 48 से अबव जितने भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे ना कम्युनिटी के अंदर, उनको थायराइड का इशू, और दूसरा उमैर जो है ना वो कह रहे हैं सिम्टम्स का कैसे पता चले कैंसर का? सिम्टम्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए ना, अंडर एक्टिव की क्या सिम्टम। अंडर एक्टिव है तो बिल्कुल आपका सिस्टम चल नहीं रहा, मोटापा होना, नींद आनी, कोई एनर्जी नहीं, और ओवर एक्टिव अगर हो गया तो समथिंग ओवर एक्टिव है। दिल तेज तेज धड़क रहा है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। एग्जैक्टली। अच्छा, वो हिली एरिया से, दीर इज सपोज टू बी हिली एरिया, तो वहाँ पे आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से गॉइटर इज़ क्वाइट कॉमन। गॉइटर जो भी है थायराइड की गिल्टी को हम बोलते हैं गॉइटर, तो वो वहाँ पे वैसे ही कॉमन है। नॉट नेसेसरीली कि अगर आपको थायराइड है तो आपके थायराइड फंक्शन गिल्टी की वजह से आपके थायराइड फंक्शन टेस्ट भी डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है, वो नॉर्मल हो सकते हैं। सिर्फ आपको एक गिल्टी, मुख्तलिफ गिल्टियाँ जो आपकी गर्दन में, प्रोबेबली वो खाने की वजह से ही कह रहे थे कि आयोडीन की डिफिशिएंसी आयोडीन की एरिया में। तो फिर उनको क्या करना चाहिए, लाइक इस चीज़ से बचने के लिए कि फ्यूचर में और लोगों को ना? आयोडीन वाला सॉल्ट इज़ वेरी गुड, अब अवेलेबल भी है। ओके, आयोडीन वाला सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कुछ वो उन तमाम लोगों को? हाँ, मैं वो सॉरी, मैं थायराइड कैंसर की भी जो बात रह गई थी, मैंने जब आपको एक गिल्टी होती है तो आपको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करना है नेक का, ठीक है। नेक का जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो नेक का रेडियोलॉजिस्ट, अच्छा रेडियोलॉजिस्ट फिर आपको बता सकता है कि आया ये गिल्टी बेनाइन है, यानी कि कैंसर नहीं है, या ये आपकी गिल्टी जो है इसमें शक हो सकता है कि ये कैंसर है। तो मैंने कहा कि अगर जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं 90% प्रॉबेबली वुड बी बिनाइन, लेकिन उसमें से 10% है, उसके लिए फिर हमें फाइन नीडल एस्पिरेशन करनी है, जिसका मतलब एक बिल्कुल छोटी सी नीडल आपके अल्ट्रासाउंड के मौजूद जब आप कर रहे होते हो, अब नीडल डाल के आप छोटा सा टिश्यू ले लेते हो। ये कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है, अक्सर लोग मैंने देखा है इससे घबरा जाते हैं। इट टेक्स 2 to 3 minutes। ये फिर आपको बताएगा कि आपको कैंसर है कि नहीं। और जब आप गिल्टी, खासकर जो एक रेडियोलॉजिस्ट आपको कहता है कि ये सस्पिशियस है, कैंसर हो सकता है, अगर उसकी भी जब आप FNA करेंगे तो उसमें भी अबाउट 5 to 10% जो है वो फिर कैंसर आएंगे, बाकी 90% माइट बी जस्ट नॉर्मल। तो उससे ये हो जाता है कि आपको भी तसल्ली हो जाती है, एटलीस्ट आप पेशेंट को भी बता सकते हो ठीक है गिल्टी तो है लेकिन ये कैंसर नहीं है। लेकिन एक दफ़ा ठीक है। अच्छा, लास्ट 30 सेकंड में मैं चाहूँगी कि वो तमाम लोग जो एक तो इससे गुजर रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये इससे बचा किस तरह से जाए, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज करना। जैसे कुछ जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, वो आपकी अपनी बहुत सी आप यू गेन वेट एंड थिंग्स लाइक दैट, फिर आपकी यू गेट डायबिटीज़। लेकिन जो एंडोक्राइन डिजीज़ है मोस्ट ऑफ द टाइम
पेशेंट की एनवायरनमेंट के साथ इतनी ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो वो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है, जो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। होप कर सकते हैं कि ना हो, ठीक है, लेकिन ये इट्स जस्ट द वे आप ओके, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, जेनेटिकली ड्रिवन है। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको एहतियात बरतनी है और डायग्नोस जल्दी हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नायला सत्ती, एक मरतबा फिर आपने जो है रहनुमाई की है देखने वालों की भी और हमारी भी। वंस अगेन थैंक यू सो मच जनाब। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। अहम सेगमेंट्स आपके लिए प्लान है, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी, एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे और इस सेगमेंट के अंदर हमने एक प्लान किया है, एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाना है हमें जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और अगर कोई पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान में खेल के मैदानों में आगे जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको हम अपने शो में ना बुलाए। पाकिस्तानी रेसलर, किक बॉक्सर और मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी जिनको ग्रीन चीता भी कहा जाता है, समीर अली, उन्होंने एक मरतबा फिर से मुल्क का नाम रोशन किया है। नेपाल में होने वाले एशियन गेम्स 2025 के मार्शल आर्ट्स लाइट वेट कैटेगरी में उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और ये उनके बैनुल-अक़वामी करियर का हम कह सकते हैं कि तीसरा बड़ा एजाज़ है। तीसरी मरतबा वो पाकिस्तान का झंडा जो है ना उन्होंने बुलंद किया है। उनकी मेहनत की बात कर लें, लगन की बात कर लें, बेपनाह सलाहियतों की बात कर लें, हर चीज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि वो हमारा फ़ख्र है। समीर अली आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में भी और इस ट्रिप के बारे में भी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच समीर हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या मैं आपको कहूँ समीर कहूँ, ग्रीन चीता कहूँ, क्या आप पसंद करेंगे? मेरा पूरा नाम तो ग्रीन चीता समीर अली है, जो भी कह दो। अच्छा चले ज़रा बताइए, ये जब आपने जीता है सिल्वर मेडल एशियन गेम्स, क्या आपकी फीलिंग्स थी, क्या महसूस कर रहे थे और सोचा था ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे? उम्मीद तो नहीं थी, मैं ट्रेनिंग वगैरह तो स्पॉन्सर वगैरह वाले से गया था, उम्मीद नहीं थी। स्पॉन्सर के पीछे भाग दौड़ करते करते उम्मीद नहीं थी, इंशाल्लाह सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया फिर मैंने। क्या खेलते हैं ज़रा ये बताएं। आप किक बॉक्सर भी हैं, आप रेसलर भी हैं, मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी भी हैं, क्या क्या खेलते हैं और सबसे फेवरेट आपका क्या है? मैं रेसलिंग भी करता हूँ, कराटे भी करता हूँ, किक बॉक्सिंग भी करता हूँ, हर स्पोर्ट से चालू रखता हूँ मैं। और ये जो आपने जीता है एशियन गेम्स के अंदर ये मुकाबला, इसके लिए कितनी मेहनत की थी और थोड़ा सा ज़रा बताएं ना कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। फर्स्ट टाइम तो अज़रबैजान गया था मैं, अज़रबैजान 15 जनवरी को 2024 में। फर्स्ट मेडल ये मेरा था अज़रबैजान चैम्पियनशिप। ओके। सेकंड में 10 जून को श्रीलंका में कोलंबो में टाइटल जीता था, साउथ एशियन चैम्पियनशिप। ओके। उसके बाद तीसरा मेडल 2025 सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया मैंने। हाँ, हमें आप पे फ़ख्र है बहुत ज़्यादा। ये बताएं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो था वो कौन सा आपको खिलाड़ी लगा जो आपके ऑपोजिट आया? इंडियन था, फाइनल में मेरा इंडियन था, इंडियन से लास्ट में हार गया अपना मैं, ये तो अफसोस की बात है बहुत। अच्छा, इंडियन जब सामने आता है तो फिर क्या फीलिंग्स होती हैं? आपको पता है पाकिस्तानी और इंडियन जब आमने सामने आते हैं ना तो फिर जोश और जज्बा जो है ना वो कहीं और ही चला जाता है। आपकी भी ऐसी कुछ फीलिंग्स थी? फीलिंग्स तो होती है, फिर आपको पता है वो ज़्यादा ट्रेन होते हैं, वो तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस चीज़ में ना, उनको करिए स्पोर्ट्स के वाले से स्पोर्ट्स में खेला जाता है, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब पे उनकी स्पोर्ट्स में होती है। हम लोग का सपोर्ट तो कुछ होता नहीं है इधर से पाकिस्तान से। अच्छा, शौक आपको कैसे पैदा हुआ? थोड़ा ज़रा अपनी स्टोरी हमें बताएं, जर्नी हमें बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? मेरे नाना बॉक्सर थे, नाना को देख कर शौक चढ़ा था। नाना बॉक्सर थे मेरे, उनको देख के शौक चढ़ा। हम लोग सिखाते थे, छोटे जब 5 साल की उम्र थी नाना सिखाया करते थे किक बॉक्सिंग वगैरह। फिर उसके बाद मैंने कराटे का ज्वाइन किए, क्यूक्यूशन में ब्लैक बेल्ट लिया मैंने। उसके बाद करते करते रेसलिंग में फील्ड में गया, उसके बाद फिर मैं किक बॉक्सिंग करने लगा। उसके बाद इंशाल्लाह तो कोच कौन थे, किसने ट्रेनिंग करवाई आपकी इस मुकाबले के लिए? मेरे सर दोस्त मोहम्मद खटक है, मेरे ट्रेनर है, कोच है हमारे सर मोहम्मद खटक। ठीक है, उन्होंने कराई। अच्छा, वो खुश हैं आपकी इस कामयाबी से या वो कह रहे थे कि नहीं तुम्हें गोल्ड मेडल लेकर आना चाहिए था? वो तो बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं आप सेकंड, एशिया के अंदर सेकंड आना बहुत बड़ी बात होती है, वो कह रहे थे, यही कह रहे थे। एशिया के अंदर सेकंड आ गए, बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। सही। अच्छा, अगला टारगेट जो है ज़रा उसके बारे में बताएं। अगला टारगेट क्या है, किस पर नज़रें रखी हुई हैं आपने?
अब इंशाल्लाह वर्ल्ड गेम की तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह वर्ल्ड गेम आने वाले। और ये बताएं ना, इसके लिए डाइट वगैरह क्या होती है, फिजिकल ट्रेनिंग कितनी करते हैं और मेंटल ट्रेनिंग जो है ना वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन खेलों के लिए? डाइट वगैरह तो वही होती है जो आप लोग खाते हैं, वही डाइट होती है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी बात है, प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करते हैं हम। और जो उसके अलावा जो डाइट फिजिकली ट्रेनिंग वगैरह ट्रेनिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग होती है हमारी 4 to 2 आवर्स की रेगुलर ट्रेनिंग होती है, वो करते हैं रेगुलर। सही, ठीक है। घर वाले वो सपोर्ट करते हैं आपको इस चीज़ के अंदर, वो कहते हैं कि आप जाएं खेलें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं? हाँ, घर वालों का तो बहुत सपोर्ट होता है। असल में नाना बॉक्सर थे, अमीर तो बिल्कुल सपोर्ट करती है इस हवाले से, अमीर अब्बू करते सपोर्ट, सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताएं, तीनों भाई जो है मार्शल आर्ट फील्ड के अंदर ही है। ठीक है। अच्छा समीर, ये बताइए, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं या बहन भाई आपस में लड़ते हैं तो फिर आपका रेसलर बाहर निकल कर आता है, किक बॉक्सर बाहर निकल कर आता है? नहीं, घर में लड़ाई नहीं करते हम लोग। अच्छा, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आपस में आप लड़ पड़े हों और एकदम से आपके अंदर से आपको लगा हो आप रिंग में मौजूद है, आपने अपने भाई को ना नॉकआउट कर दिया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं यार, बड़े शरीफ भाई हैं, बहन भाई हैं आप लोग फिर? नहीं, भाई ही हैं, बहन भी है कोई? हम तीसरी ब्रदर से खाली बस। तीनों भाई। अच्छा, मार्शल आर्ट फील्ड से चालू रखते बस। तो जो दोनों भाई हैं उनके क्या प्लान्स हैं? वो भी इसी फील्ड में आगे आना चाहते हैं, इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? हाँ, मेरे बड़े भाई तलहा अली नाम उनका, वो भी काफ़ी टाइटल्स पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं। ओके। इंडियन चैंपियनशिप, अज़रबाइजान चैंपियनशिप, साउथ एशियन चैंपियनशिप, वो काफ़ी नाम कर चुके हैं। चलें, ज़बरदस्त। समीर, हमें आप पर फ़ख्र है, इसी तरह से आप मेहनत करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। एंड थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जनाब, ये थे समीर अली, ग्रीन चीता इनको कहा जाता है पाकिस्तान का। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एशियन गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह के जब भी कोई हीरोज़ हमारे सामने आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आपसे उनकी मुलाकात जो है ना वो लाजमी हम करवाएं। आगे बढ़ जाते हैं और अब हमें कुछ अपने डाइट की बात करनी है, खाने पीने की बात करनी है कि हम जो खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। और आपको पता है कि इसके ऊपर हम रोज़ाना कोई ना कोई, इससे पहले हम लेकर आए थे आपके लिए कि ब्रायलर मुर्गी और देसी मुर्गी क्या होती है, अंडा क्या होता है, चाय कौन सी पीनी चाहिए। आज हमने चूज़ किया है कि आटा जो है ना वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक का बुनियादी हिस्सा बन चुका है। लेकिन आपको क्या पता है कि हर किस्म का आटा जो है ना वो हमारी सेहत के लिए यकसा फ़ायदेमंद नहीं होता है। ये कंसिडर किया जाता है कि गंदम का आटा है तो ये बिल्कुल ठीक होगा, जौ, बाजरा और मकई जैसे मुख्तलिफ आटे जो है ना ये भी कुछ लोग हमें इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है। ख़ास तौर पर अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं उनको किस तरह का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत नौशीन अब्बास मौजूद हैं। आप इनको देखते रहते हैं, ये हमारे शो में हमारी रहनुमाई करती हैं, आप लोगों की रहनुमाई करती हैं और हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हैं कि क्या चीज़ जो है ना वो हमारे लिए ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच नौशीन, कैसी हैं आप? थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू हम न्यूज़। डेफिनेटली। सबसे पहले आटा हमने आज चूज़ किया और हमने कहा कि ज़रा आपसे डिस्कस करते हैं कि कौन सा आटा जो है ना वो ठीक रहता है। ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि हम उस नेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या उस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब तक रोटी हमारे सामने नहीं होती ना तो हमें तसल्ली नहीं होती है कि हमने कुछ खाया नहीं है। बिल्कुल। अच्छा देखो, आटा क्या है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। आसान ज़बान में ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो आपको बेसिकली हम एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें दी जाती है, ठीक है। इसमें रिफाइंड है, यानी कि जो प्रोसेस्ड हुए होते हैं जिनको वो किसी प्रोसेस के अंदर गुजरते हैं, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जनरली जैसे आपने बात की, इसमें से वज़न कम करना नहीं है। इसमें अगर आपसे वज़न, आपके अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कोई सोजिश है, आप डायबिटिक हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने डिस्कस किया, थायराइड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आप ये वो सारे हैं जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी, ये चीज़ें खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, सोजिश ज़्यादा हो सकती है, ये आपके सिम्टम्स को ख़राब कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बनाया हुआ है, रिप्लेस ऑल योर वाइट्स विद ब्राउन्स। ओके, ठीक है, बड़ा आसान है। सफ़ेद आटा है, उसको हम चक्की के आटे से रिप्लेस कर देते हैं। अगर आप डबल रोटी ले रहे हैं सफ़ेद, आप उसको ब्राउन से रिप्लेस कर दें, तो ऑल योर वाइट्स आर रिप्लेस विद ब्राउन्स, ठीक है। अब क्या होता है कि आगे देखने में आया कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करी, कुछ बहुत सी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं चाहूँगी आप क्लियर करें कि ये आटा जो है अगर हम अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नहीं खा रहे हैं तो ये हमारा हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर लेकर आ सकता है।
दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नो, हार्मोनल चेंज, अच्छा जो मैंने थायराइड की बात की उसमें ये होता है कि उसके अंदर ग्लूटेन होता है। जो हमारा एक, मैं यही बात करने लगी थी, आटे भी तरह तरह के होते हैं, कुछ ग्लूटेन फ्री होते हैं और कुछ जिनके अंदर ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन किस में है? चक्की के आटे में हो गया, जौ में हो गया, आप ये चीज़ें, इसमें ग्लूटेन होता है। और ये जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है या जो लोग जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सोजिश रहती है, उनको फिर हम जनरली कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री पे जाएं। इवन जो हैशिमोटोस थायराइडाइटिस, यानी कि जो भी थायराइड की बात हो रही थी, हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि हम कुछ अरसे, अगर आपका थायराइड हार्मोन नहीं कंट्रोल में आ रहा और आपको लग रहा है, तो आप ग्लूटेन फ्री पे जाके देखें। वो आपकी आयोडीन को डिस्ट्रॉय होने से, यानी खराब होने से बचाता है। ग्लूटेन? अच्छा, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि आपके आटे में और इन चीज़ों में मौजूद होता है। बॉडी उस ग्लूटेन को, प्रोटीन को रिएक्ट करती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनको ग्लूटेन एलर्जी है। आपने टर्मिनोलॉजी बहुत सुनी होगी, तो उनको फिर हम ग्लूटेन फ्री पे लेके जाते हैं। उसके लिए कोई टेस्ट होता है, पहले चेक करना चाहिए? जी बिल्कुल होता है, IgG लेवल्स चेक कराते हैं हम ब्लड में, उससे हमें एक लेवल आपके पास आ जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आया पेशेंट को ग्लूटेन एलर्जी है या नहीं है। और कुछ चीज़ों में ग्लूटेन एलर्जी नहीं भी होती, तब भी हम ग्लूटेन फ्री जाते हैं ताकि हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब बात हो रही है चक्की का आटा आप इस्तेमाल करें, आप चाहें तो आप जौ का आटा इस्तेमाल करें, बाजरे की रोटी बना के ले सकते हैं, बेसन की रोटी बना के ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ वो है एग्जाम है, क्योंकि जैसे हमने बात की, हमारी प्लेट में जब तक रोटी नहीं होगी हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। एंड आई बिलीव ईदर यू वांट टू लूज वेट, गेन वेट, मेंटेन वेट, यू कैन हैव चपाती। कार्ब्स अपनी बॉडी में ले सकते हैं और खा सकते हैं। अब आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा आटा खा रहे हैं। अच्छा, कार्ब्स की भी तो डिफरेंट किस्म होती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन से कार्ब्स, स्पेशली अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें, कौन से कार्ब्स उनके लिए बेहतर हैं? क्योंकि वो भी आपकी जाके शुगर लेवल्स जो है ना, आई थिंक अगर मैं सही टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो उनके लिए जरा बताएं कौन सा आटा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक रहता है? अच्छा, डायबिटिक पेशेंट से पहले तो हम ये कहते थे कि आप चक्की का आटा ले लें। अब विद टाइम हम ये कहते हैं आप कॉम्बिनेशन ऑफ आटा भी बना सकते हैं। आपको बड़े मजे की मैं अपनी मैजिकल ट्रिप देती हूँ जिसमें मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप आटा लें और आप उसको क्या करेंगे, आपने अगर आप सपोज आधा कप ले रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने 1 चम्मच आप डालें काला चना जो होता है, काला चना पिसा हुआ 1 चम्मच। उसके बाद आपने होल व्हीट का आटा लिया, ठीक है, यानी कि चक्की का आटा लिया। आधा चम्मच या पूरा 1 चम्मच टेबल स्पून आपने अलसी के बीज लिए, उनको ग्राइंड किया। और इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी मकई डाल के, हाँ फ्लैक्स सीड कहते हैं, मकई डाल के आप इसको आप गूंद लें और ये आपकी बड़ी अच्छी हाई फाइबर आपका जो है चपाती बन सकती है। यस, एंड ये आपकी वेट लॉस में भी आपको हेल्प करती है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल करने में आपको हेल्प करती है। ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट से किस तरह से डिफरेंट होता है? ग्लूटेन फ्री आटा जो होता है, इसको हम कह सकते हैं ग्लूटेन फ्री आटा? नहीं, ये ग्लूटेन फ्री नहीं है, सब मिक्सचर का, इसमें होल व्हीट भी है। बट ये क्या हो रहा है कि इसमें फाइबर ज्यादा डाल दिया, ठीक है, क्योंकि अगर होल व्हीट लेते हैं तो वो ज्यादा आपकी शुगर स्पाइक करता है। अगर हमने जो है ये मिक्सचर लिया है, वो सारी चीजें जिनको आप नॉन स्टार्ची कह सकते हैं, आप इनको कह सकते हैं कि इन पे फाइबर कंटेंट ज्यादा है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि ब्राउन्स हैं। तो ये जो है वो बड़े मजे से आप उसकी अपनी चपाती बना सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है, आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपको आपकी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन हो रहे हैं, आपकी जो सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग चपाती और वो क्रेविंग है, वो भी क्रेविंग भी आपकी फुलफिल हो रही है। और आप सिर्फ फाइबर लेने हैं तो ना आपको कब्ज की शिकायत होगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे। आपका हाई फाइबर है तो अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं तो भी आपको फायदा है। तो दीज आर द थिंग्स जो हाई फाइबर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। घर में ग्लूटेन फ्री आटा किस तरह से बनाया जा सकता है, जरा ये बताएं। देखिए, पहले तो ये है कि पहले ग्लूटेन फ्री आटा बहुत मुश्किल से मिलता था, अब अवेलेबल है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आटा लें और आटे को ग्राइंड कर लें, सॉरी चावल लें और चावल को आपने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। चावल की रोटी जो है वो हम ग्लूटेन फ्री इजीली, जो इकोनॉमिकली भी आपको सूटेबल है, हम वो कहते हैं कि आप चावल की रोटी बना के खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप बाले भी ले सकते हैं। ग्लूटेन फ्री में मकई का आटा भी आपके पास आ जाता है। तो जो लोग, जो बच्चे भी जिनको सीलिएक डिजीज है, सीलिएक डिजीज अगेन वही चीज़ है जिसमें ग्लूटेन आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, तो वो उनको भी हम सजेस्ट करते हैं कि आपने आटे का बेशक चावल का आटा बना लें, आप ग्लूटेन फ्री फ्लावर ले लें, या आप चाहें तो मकई के आटे की रोटी बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी भी देंगी और आपको डिप्राइव भी नहीं करेंगी, आपकी क्रेविंग्स को भी पूरा करेंगे। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, गुलाम है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम गुलाम, पूरा नाम बताइएगा आपका। गुलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हुसैन नाम है। गुलाम हुसैन नाम है। गुलाम हुसैन, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे मैदे का थोड़ा सा इशू है। तो इशू ये है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन बाद मेरा बहुत ही बुरी तरह से पेट खराब रहता था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप ये चीज़ें छोड़ दें। तो मैं अभी जो आपके गेस्ट आए हुए हैं
मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे मेरे लिए क्या चीज़ सुटेबल होगा, मैं क्या लूँ। मुझे कहा कि आपके मैदे में जो है एलर्जी है गंदम, और जो आप बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे इसकी अल्टरनेट पे मैं इस्तेमाल करूँ। ठीक है, ऑल्टरनेट जानना चाह रहे हैं। ठीक है गुलाम हुसैन, आपका मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन आयशा भी हमारे साथ एक और कॉलर, उनका भी सवाल ले लेते हैं। आयशा, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बताइएगा आपका सवाल क्या है। जी, तो अगर सीलिएक डिजीज हो और आप जो है वो आटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लूटेन फ्री, लेकिन अगर आपका 6 मंथ में बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज हो गया, 15 kg पर गया है, तो फिर क्या किए। ओके, आप कोई सवाल करना चाहती हैं। जो सीलिएक डिजीज है, एज फैक्टर क्या है जो पेशेंट है या आपका है। 18 ईयर्स और 6 मंथ से आप बिल्कुल ग्लूटेन फ्री हैं। यस। अच्छा, सही। और ये खातून है या मेल है या फीमेल है। फीमेल है। ठीक है। ओके आयशा, आप सुनते रहिए, मैं जवाब ले लेती हूँ नौशीन से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, पहले तो उन्होंने पूछा था कि मेरा पेट खराब है। एक इसमें ये होगा कि आप अगर ग्लूटेन फ्री जाके देखें, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप ग्लूटेन एलर्जिक है तो डेफिनेटली जस्ट लाइक पोलन एलर्जी, आप पोलन से एलर्जिक हैं तो आप स्नीजिंग और आपकी वाटरिंग शुरू होती है, आपका जो मैदा है वो ग्लूटेन को बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता है। पहली चीज़ तो ये कि आपने ग्लूटेन फ्री जाना है। आप देखें कि, और जैसे मैं आपको बताया कि अगर इकोनॉमिकल है तो घर में चावल को पीस के उसका आटा बना लें, और उसमें मैंने और चीज़ें जो मेंशन किया वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं। ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि अगर इतना फ्रीक्वेंट डायरिया है तो एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जो इन्होंने मुझे बताया, मेरे फौरन से मुझे वो भी रूल आउट करने की जरूरत है। तो उसमें ये है कि आप पहले तो अपना कोशिश करें कि आप ऐसे जो खाने जो गैसेस बनाते हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं वो आप अवॉइड करें। तो वो एक लंबा है कंसल्ट, मतलब एक पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आटे तक जब तक लिमिटेड है तो आप ग्लूटेन फ्री जाके देखें और ऐसी सारी चीजें अवॉइड करें जिसके अंदर ग्लूटेन है। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये मैदा आपका रिएक्ट कर रहा है और फौरन आपको जो डायरिया होता है वो वन ऑफ द रीजन। भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें ग्लूटेन वाली हैं, ये आपको देखकर करना पड़ेगा। अच्छा, आयशा का सवाल कि 6 महीने से ग्लूटेन फ्री है बट वेट बढ़ गया। दो चीजें देखो इसमें, एक चीज तो मैंने उनसे पूछा कि मेल या फीमेल है तो उन्होंने कहा फीमेल है। पहले तो उनकी हार्मोनल प्रोफाइल करानी पड़ेगी, क्योंकि ग्लूटेन फ्री लेने के बावजूद अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो हो सकता है कोई हार्मोनल प्रोफाइल आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो मंथली साइकिल्स हैं उसको रूल आउट कराएं, अपनी थायराइड प्रोफाइल को रूल आउट कराएं। ठीक है, आपने ये देखना है कि कोई और आपकी फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कैसे हैं, तो ये सारे टेस्ट जो हैं ये कराने पड़ेंगे। हार्मोनल प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूटेन इटसेल्फ छोड़ने से वजन कम या ज्यादा की हम इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वजन बढ़ क्यों रहा है। तो फीमेल पेशेंट है तो हार्मोनल प्रोफाइल को उनको रूल आउट कराना पड़ेगा। ठीक है, शम्स शेख एक और कॉलर हैं कराची से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। शम्स, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बताइएगा आपका सवाल। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी टू डाइटिशियन। मैं ये चाह रहा हूँ कि जरा जो मैं आई वांट टू रिड्यूस माय वेट, तो उसमें जो है अपना जो आटा है, मोस्टली हम जो गंदम का ही खाते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि इसकी ज्वार का आटा, ज्वार की वो आटा और ये कॉम्बिनेशन करके आप खाएं तो बेहतर है। तो इससे मैं मैडम से पूछूंगा कि व्हिच विल बी द मोर सुटेबल फॉर रिडक्शन ऑफ माय वेट, या चावल और गंदम का आटा मिला के रोटी। ठीक है, आपका सवाल आ गया शम्स। सबसे पहले तो ये कि अगर आप बहुत ज्यादा रिफाइंड सफेद आटा जिन घरों में खाया जाता है, तो अगर आप चक्की के आटे पे भी चले जाएं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप चाहें तो चक्की के आटे में, जैसे मैंने मेंशन किया, काले चने को पीस के उसका आटा आप मिक्स कर सकते हैं, साथ में आप अलसी के बीज यानी कि फ्लेक्स सीड्स को ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं, और इसपगोल का जो छिलका पिसा हुआ होता है वो भी आप अगर उसमें ऐड कर लें तो वो जो रोटी आपकी बनेगी वो हाई फाइबर होगी, उसके आपके ब्लड शुगर लेवल्स नहीं राइज होंगे, और आपको वो एक तो क्रेविंग फुलफिल करेगी, दूसरा आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी, तो वो आपको भूख की भी आपकी कंट्रोल कर रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉम्बिनेशन में हमने करना क्या है, टारगेट क्या है कि जो रोटी बन रही है वो हाई फाइबर होनी चाहिए ताकि वो स्लोली डाइजेस्ट हो। स्लोली डाइजेस्ट होगी तो ब्लड शुगर लेवल्स भी नहीं आपके ऊपर जाएंगे, आपको भूख भी कंट्रोल रहेगी। सो दैट्स द मेन एम। तो जो हमारी गंदम की नॉर्मल रोटी होती है, क्या उसमें फाइबर क्वांटिटी कम होती है जिसकी वजह से वो हम देर तक फुलर फील नहीं करते? देखो होल व्हीट ये होता है कि समवेयर इट इज प्रोसेस्ड, राइट?
प्रोसेस तो है ना, इतना हमें एग्जैक्ट वो तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि आप उसको, मैं ये नहीं कहती कि आप ना इस्तेमाल करें, आप कर सकते हैं, मैं जनरली भी कहती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ अगर आप और हाई फाइबर चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के ना कॉन्सेप्ट चपाती का मतलब है जो आपके पूरे तवे का साइज है ना वो, हम जब चपाती कहते हैं हम CD साइज कहते हैं, दैट्स द इजीएस्ट वे, ना ग्राम्स में जाए ना कुछ जाए, आपने CD साइज जो आपको पता है क्या, वो आपकी चपाती है। अब वो देख के लोग परेशान हो जाते हैं, यार कहाँ ये चपाती थी और कहाँ ये है, तो जब आपने वो चपाती ली तो उसमें फिर आप फाइबर जब डाल लेंगे तो वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस जल्दी दे देगा। तो दैट्स वन ऑफ द वे ऑफ ट्रिकिंग योर माइंड के यार मैं खा तो रही हूँ, रोटी भी खा रही हूँ, खा रहा हूँ, तो मेरा पेट भर गया। अच्छा, जो लोग सिर्फ गंदम की रोटी ही खाना चाहते हैं और उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इट्स ओके फॉर देम, वो ले सकते हैं, प्लीज आप ले, बस पोर्शन कंट्रोल कर लेना, वो पूरे तवे पे ना जाए, उसको आप CD साइज कर लें, यू कैन हैव गंदम के आटे की रोटी। और वो लोग जो वेट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए कौन सा आटा ठीक रहता है? उनके लिए भी गंदम का आटा ही चाहिए हमें, क्योंकि देखो गंदम के आटे में ना बहुत सारी चीजें, गंदम का आटा यानी चक्की का आटा, चक्की का आटा, एग्जैक्टली। दूसरा रिफाइंड है ना, ब्राउन्स, हमेशा ब्राउन्स में रहो, चाहे आपने वजन बढ़ाना है, घटाना है, आपने मेंटेन करना है, क्योंकि ब्राउन्स में उसके अदर देन फ्लावर एंड फाइबर दे हैव मल्टीपल अदर थिंग्स, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सारी चीजें जो आपके चक्की के आटे में मौजूद हैं, तो आप वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड में ये चीजें नहीं होती। और रिफाइंड का मतलब क्या है, आप जब खाते हैं तो आपको इतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है कि आपको फौरन भूख लगने लगती है। अच्छा, दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से ये जो व्हाइट फ्लावर है इसको मना किया जाता है कि ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, या इसके अलावा भी और कोई नुकसानात हैं? ऑफ कोर्स, देखो मैं बताती हूँ, व्हाइट फ्लावर जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपकी ब्लड शुगर स्पाइक बहुत जल्दी करेगी और बहुत हाई स्पाइक आती है बॉडी में। जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होंगे, इन्फ्लेमेशन के, सोजिश के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है देन यू आर प्रोन टू हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, आप प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं, आप ओबीज भी हो सकते हैं, आपका वजन बढ़ेगा, आपकी ब्लड प्रेशर अफेक्ट होगा, थायराइड का भी हम फिर से वही बात है, थायराइड में भी प्रॉब्लम, एनीथिंग, कोई भी बॉडी में सोजिश इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है वो आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और बढ़ा देगा। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या है कनेक्शन किस चीज के साथ। रिफाइंड से हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर जाना है। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी, रिप्लेस ऑल योर व्हाइट्स विद योर ब्राउन्स, दिस इज टुडेज मैसेज। व्हाइट से ब्राउन में रिप्लेस कर लें, ऑल्टरनेट जो है ना वो ब्राउन की तरफ चले जाए। नौशीन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा रहनुमाई किया, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया। आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। जिन लोगों ने वजन कम करना है या जिन्होंने इवन बढ़ाना भी है, उनके लिए जरूरी है कि वो हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर आटा जो है ना, और वो नौशीन ने बता दिया कि किस तरह से बन सकता है, मार्केट में भी अवेलेबल है, तो वो आप ले सकते हैं, जिससे आपकी डाइट बड़ी बेहतर हो जाएगी, आपकी सेहत बड़ी बेहतर हो जाएगी। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन खुश आमदीद आपको कहूँगी। सुबह से आगे में हमने बात करनी है सेगमेंट पे जैतून के बारे में कि पाकिस्तान में इसकी काश्त जो है क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ हो सकती है बल्कि ये बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श भी है, बल्कि माहिरीन तो इसको सब्ज़ इनकलाब का नाम भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो कि मौजू हैं जैतून को काश्त करने के लिए, और ये कितना ज़्यादा हेल्प कर सकती है पाकिस्तानी इकॉनमी को, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डॉक्टर अरशद महमूद मलिक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरशद हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले ज़रा जैतून को सब्ज़ इनकलाब कहा जा रहा है, पाकिस्तान के लिए कितना मुनाफा बख्श हो सकता है ये, अगर इसकी कास्ट यहाँ पर वैसे तो होती है लेकिन इसको एक बड़े स्केल पर किया जाए तो? थैंक यू जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जैतून जो है ये पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं, 10 मिलियन एकड़ है सूटेबल जहाँ पे ये हो सकता है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे जो पोर्टवा रीजन है जिसको ऑलिव वैली हम कहते हैं, वहाँ पे ये बड़ा सक्सेसफुली ग्रो हमारे काश्तकार इसको कर रहे हैं। और इस वक्त भी यहाँ पे लोगों की जो एवरेज है वो पर प्लांट 4 kg 3 kg 4 kg के नज़दीक है। और इसी तरह इसके टेबल वैराइटीज और ऑयल वैराइटीज दोनों हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम इसको काश्त करते हैं तो हम 10 बिलियन तक इससे कमा सकते हैं। और अगर एक किसान 1 एकड़ पे काश्त करता है तो उसको अंदाजन यानी 30 लाख तक मुनाफा हो सकता है। तो ये इस लाख से बड़ा सूटेबल है। यानी इसके पहले जो हमारे 3-4 साल होते हैं उसके बाद पैदावार जब शुरू होती है तो 7वें साल में सही मैच्योरिटी पे जब उसकी पैदावार होती है तो उस वक्त किसान का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं किसान भाइयों के लिए कि जैसे भी
इरिगेशन जो है इसकी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है ताकि पौधा जो है वो अच्छा वेल प्रिपेयर्ड यानी वो तैयार हो। और इसी तरह इसमें फर्टिलाइज़र भी स्टार्ट में पौधे को साथ साथ देना है। ये भी अगर करते रहें तो ये हमारे काश्तकार भाई इससे ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं और जैसे मैंने कहा 30-40 लाख तक भी कमा सकते हैं फी एकड़। अच्छा डॉक्टर अरशद, मैं एक तो इकोनॉमी के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं कि इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं पढ़ रही थी कि अगर जैतून को काश्त किया जाता है तो पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उस डैमेज को भी कंट्रोल किया जा सकता है इस जैतून की काश्त के ज़रिए। इस पर आपका क्या कॉमेंट है? जी आपने सही कहा, जैतून जो है ये 30 डिग्री तक बहुत अच्छा सर्वाइव करता है और बहुत अच्छी पैदावार देता है। और एवरेज हमारे बलूचिस्तान के इलाके, उनमें बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे 30 डिग्री तक टेम्परेचर एवरेज हमारा होता है मैक्सिमम समर में भी। इसी तरह हमारे पोठवार में, तो इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो दूसरे तमाम फसलों की निस्बत रिलेटिवली कम है और ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है अभी के। हाँ, एक्सट्रीम वेदर में थोड़ा सा हमारे लिए इशू होगा, लेकिन जर्नल जो है देखा जाए तो जैतून उस लिहाज से परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़्यादा बेहतर जा रहा है। ठीक है, और हमारा इंपोर्ट बिल जो बनता है जैतून की, जब हम इंपोर्ट करते हैं, अगर पाकिस्तान में काश्त होना शुरू हो जाए तो उसका कितना फ़ायदा होगा, कितने पैसे बच सकते हैं? ये पिछले जो 22 में हमने 12.4 बिलियन डॉलर का सिर्फ ऑलिव ऑयल इंपोर्ट किया है। उस लिहाज से देखा जाए तो अभी ये तो सिर्फ ऑलिव ऑयल की बात करें, हम जो 4 बिलियन डॉलर में जाते हैं ऑयल सीड में, तो ये जैतून उस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है अगर हम किसी तरीके भी अगर जैतून की काश्त को बढ़ा लेते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैतून मार्जिनल सॉइल पे लगता है, इसके लिए हमें कोई स्पेशल सॉइल की ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छी सॉइल जो आपकी है उसमें या हमारा कल्टीवेटेड एरिया वो इफेक्ट नहीं होता। तो इस लिहाज से अगर इसकी काश्त बढ़ा ली जाए तो पाकिस्तान एक तो ऑयल सीड की जो के ऊपर इंपोर्ट है उस बिल को भी कंट्रोल कर सकता है और साथ ही ऑलिव ऑयल के ऊपर जो हमारा बिल है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। और सिमिलरली सिर्फ एक बिल 30 सेकंड में मैं चाहूंगी कि चैलेंजेस के ऊपर बता दीजिए कि पाकिस्तान में क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है इसकी काश्त, या ग्रेजुअली नजर आ रही है कि बढ़ रही है? जी, इसमें जो सबसे अहम चैलेंज अगर हम देखें ना, एक तो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि पानी स्टार्ट में पौधे को ज्यादा चाहिए होता है, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए हमारे काश्तकार भाई को। दूसरा ये है कि इसकी हिफाजत यानी खाद जो है उसको भी साथ साथ इसको आधा किलो से 1 किलो तक हर पौधे को नाइट्रोजन भी देनी चाहिए ताकि वो पौधा अच्छा हेल्दी तैयार हो सके। और तीसरा जो हमारे यहाँ पे है जनरल के वो इलाके जो हमारे जहाँ लोगों के पास और कुछ भी पैदावार नहीं होती, वहाँ पे लोगों को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी अपनी ज़मीन को थोड़ा सा बेहतर करके, तो उसमें ये इसको काश्त कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के जरिए जो है ना जैतून का ये पौधा लगाया जा सकता है और माहिरीन कहते हैं कि 1000 साल तक ये फल दे सकता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरशद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ों में हमें गाइड किया उन्होंने। वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।